नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज सूफी संतों के बारे में कुछ कथन है वो लेके मैं आया हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। उस कथनों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत हम पढ़ेंगे। उससे पहले जितने भी कथन हैं, आचार्यों कथन, विद्वानों के कथन हैं और किस विषय में कथन है, कौन से ग्रंथ के बारे में कथन है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे ही अपना ये सूफी प्रेमाख्यान का कथन है, चर्चित कथन है, पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत पढ़ेंगे। उसके बाद में और जो भी अपने कोर्स में हैं उनको पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा हमने आदिकाल भक्ति काल में विधिवत तरीके से पूरी कर ली और प्रेमाख्यानों में सूफी संतों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते जाइए और एक एक बिंदु को लिखते जाइए। अभी परीक्षा में टाइम है तो आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा और आप अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़कर एग्जाम देने जाओगे तो मैं कहता हूँ हिंदी सब्जेक्ट में आपकी 100% जीत होगी, आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि जो भी मैं नोट्स लेके आपके सामने आता हूँ, प्रिंट करता हूँ, वो ऑथेंटिक किताबों में से हैं। आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और डॉक्टर विवेक शंकर की जो किताबें मार्केट में चल रही है उनको आधार मानकर मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ। तो आप इस नोट्स को आप लिखते रहिए और साथ साथ में आप तैयार करते रहिए। अच्छा रहेगा, आपकी जो स्टडी है वो अच्छी होगी और आप आने वाले कंपटीशन को क्रैक कर लोगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ हिंदी प्रेम आख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, पर यह ग्रंथ इसका अपवाद है। हिंदी प्रेमा आख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी बताया गया है। जितने भी प्रेमाख्यान हुए, जैसे अपन ले लेते हैं पद्मावत को। पद्मावत में बहुपत्नीवाद बताया गया है। पहले पत्नी नागमती है और दूसरी पत्नी पद्मावती है ना। तो ऐसे ही कुछ अपवाद है। यह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का कथन है और यह कथन है मंजन रचित मधुमालती के संबंध में। यह कथन है। कथन क्या है? हिंदी प्रेमा आख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी दिखाया गया है, पर यह ग्रंथ इसका अपवाद है। यह बताया है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त का कथन है जो मंजन रचित मधुमालती के संबंध में इन्होंने कहा है। आप इस बात को दोस्तों ध्यान में रखें। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमा आख्यानों का उल्लेख किया है। बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमा आख्यानों का उल्लेख किया है। एक है मधुमालती मंजन की, दूसरा है कुतुबन की मृगावती। मंजन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती, इनके बारे में बनारसीदास जैन ने चर्चा की है अपनी आत्मकथा के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, परीक्षा में ऐसा ही पूछ लिया जाता है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो 2 प्रेमाख्यान हैं। एक है अपने मंजन की मधुमालती और दूसरा है कुतुबन की मृगावती। ठीक है, इनके बारे में हमने इनके सन और बाकी किस विद्वान ने किनको पहले माना, किनको बाद में माना, पिछली कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो खंगाले और आराम से आप पढ़ें और नोट्स बनाते रहिए। आगे मैं अगर बात करूं तो देखिए, तब घर में बैठे रहिए नाई ना हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। बनारसीदास जैन का यह है, बनारसीदास जैन का यह कथन है। तब घर बैठे रहिए नाई ना हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी 2 उचार। 2 पोथियों के बारे में चर्चा की। अब 2 पोथियां कौन कौन सी है ये आपके सामने दोनों किताबें, इनके बारे में इन्होंने एक दोहे के रूप में बताया है कि मंजन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती
जिसने अपने आत्मकथा के अंदर इन्होंने जिक्र किया है, और जिक्र का फॉर्मूला इन्होंने इस तरीके से बताया, दोहे के रूप में बताया है। देखिए, तब घर में बैठे रहिए नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। मधुमालती मंजन की, मृगावती कुतुबन की, दोनों किताबों को अपनी आत्मकथा के अंदर इन्होंने विशेष जगह दी है और उन्होंने बताया है। अब देखिए आगे एक और फैक्ट पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। दक्षिण के शायर नुसरते ने अपनी रचना गुलशने इश्क दक्षिणी में रचित में मदन रहित मधुमालती को आधार बनाया है। ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। दक्षिण के शायर नुसरते ने, और उसकी रचना का नाम पूछ ले तो गुलशने इश्क किस भाषा में लिखा गया? दक्षिणी में, ठीक है ना। मैं मंजन रचित मधुमालती को आधार बनाया है। अपनी रचना जो गुलशने इश्क है ना, उसको मधुमालती को आधार बनाकर उपजीवीय ग्रंथ बनाकर उन्होंने लिखा है। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण के शायर नुसरते की रचना गुलशने इश्क का उपजीवीय ग्रंथ है, ऐसा पूछ सकते हैं। या किसके आधार पर लिखी गई? तो मंजन की मधुमालती के आधार पर लिखा गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें दोस्तों। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक प्रश्न है। आगे मैं बात करूं तो देखिए, मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तह आवा। उपरोक्त पंक्ति का संबंध उस्मान रचित चित्रावली से है, जिसमें मधुमालती का उल्लेख किया गया है। उस्मान की रचना का क्या नाम है? चित्रावली, ठीक है। चित्रावली में मधुमालती का उल्लेख किया है। इस दोहे के रूप में मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई त आवा। मधुमालती में जो राजकुमार है उसका नाम मनोहर है, और प्रेम का संबंध इसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो उपरोक्त पंक्ति का संबंध उस्मान रचित चित्रावली से है, जिसमें मधुमालती का उल्लेख किया गया है। इस बात को आप ध्यान में रखें दोस्तों। आगे मैं बात करूं कासिम शाह, जो उनका ग्रंथ है हंस जवाहिर। कासिम शाह रचित हंस जवाहिर को आचार्य शुक्ल ने प्रेमा आख्यानों में अत्यंत निम्न कोटि का माना है। यह सवाल गत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के द्वारा निम्न स्तर का ग्रंथ माना गया है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, और 4 ऑप्शन में आपके हंस जवाहिर भी होगा, ठीक है ना। हंस जवाहिर भी होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। कासिम शाह रचित हंस जवाहिर को आचार्य शुक्ल ने प्रेमा आख्यानों में अत्यंत निम्न कोटि का ग्रंथ माना है। इस बात को आप विशेष तौर से दोस्तों ध्यान में रखें। आगे लिखा है, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली तथा ब्रज भाषा का प्रयोग, दोहे के स्थान पर बरवे का प्रयोग आदि के कारण रचनाकार को तत्कालीन मुसलमानों का कोप भाजन होना पड़ा। यह भी सवाल अच्छा है। आचार्य शुक्ल का कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस बात को आप ध्यान में रखें। शुक्ल का कथन क्या है? अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली तथा ब्रज भाषा का प्रयोग दोहे के स्थान पर बरवे, दोहे के स्थान पर बरवे का प्रयोग आदि के कारण रचनाकार को तत्कालीन मुसलमानों का कोप भाजन बनना पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में दोस्तों रखें। यह आचार्य शुक्ल का मत है। आचार्य शुक्ल ऐसा ही आपके सामने दे दिया जाएगा। उपरोक्त पंक्ति किसकी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, परशुराम चतुर्वेदी। तो आप ध्यान रखें, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली तथा ब्रज भाषा का प्रयोग दोहे के स्थान पर बरवे का किया गया, जिसके कारण तत्कालीन मुसलमानों का कोप का भाजन होना पड़ा। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगला जो बिंदु है वो मैं लेके आया हूं इसी के बारे में, ठीक है ना, इसी शुक्ल के कथन के बारे में लेके आया हूं। इस ग्रंथ में सफाई देते हुए नूर मोहम्मद ने कहा, क्या कहा? जानत है वो सृजनहारा, जो कछु है मन मरमू हमारा। हिंदू मग पर पाव न रखे जो का जो बहुते हिंदी भाखे। ये अनुराग बांसुरी में
नूर मोहम्मद का कथन है। आगे महत्वपूर्ण पंक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेम आख्यान शाखा में एकमात्र हिंदू कवि को माना है, वो सूरदास पंजाबी है। ठीक है ना, सूरदास पंजाबी को सूफी प्रेमाख्यानों में कवि माना है। जो प्रथम कवि माना है वो आचार्य शुक्ल ने माना है। ये सवाल कई बार घुमा फिरा कर आता है, कभी पूछ लिया जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी प्रेमाख्यानों में एकमात्र हिंदू कवि कौन है, तो सूरदास पंजाबी। या पूछ लिया जाता है सूरदास पंजाबी है, संबंध है प्रेमाख्यानों से या दूसरे आदिकाल से, भक्ति काल से, निर्गुण संतों से, तो भी इसमें ये सही होता है। कई बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों, तो इस सवाल को आप दरकिनार ना करें, इस सवाल को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लें। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों आज इतना ही। कल मैं एक अच्छा टॉपिक लेके आ रहा हूं, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत। कल पद्मावत को शुरू करने वाला हूं। इतने दिन हमने प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में चर्चा की। कितनी रचनाएं हैं टोटल, उन रचनाओं के रचनाकार के बारे में हमने उल्लेख किया। ठीक है ना, और उसके बाद में किस आचार्य ने किस रचना को पहले माना, किसने अंतिम माना, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। और अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है, वो हमने जो परीक्षा में आने लायक है उनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं, उनके बारे में जिक्र किया है। तो ऐसा नहीं है कि सवाल आएंगे नहीं, 100% क्वेश्चन आएंगे। आप जो भी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा दोनों कक्षाएं 3 वीडियो है, 4 वीडियो जो भी है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, 15-15 मिनट के हैं, आप आराम से उसको खंगालिए, देखिए और उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी को आराम से पढ़िए। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप मलिक मोहम्मद जायसी आपको अच्छी तरीके से, विधिवत तरीके से पद्मावत के बारे में पढ़ाया जाएगा, एक नोट्स के रूप में लिखाया जाएगा। तो कल आप शाम के समय, शाम 7 से 7:30 के बीच में तैयार रहिएगा। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार।